student, I am R.K. Gupta. Today I am going to discuss about derive the Bohr's energy for electron. आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट करता है तो उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है, और दूसरा देखेंगे कि जो एनर्जी होती है वो निगेटिव कैसी होती है। तो बोहर रेडियस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बोहर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। यदि आपको बोहर रेडियस नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो अपलोड है बोहर रेडियस का, पहले आप वह वीडियो देखिए और इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बोहर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में हमको बोहर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक चीज़ यह होगा। और दूसरा हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, मीन्स वह न्यूक्लियस से कितनी ज़्यादा डिस्टेंस में है। जैसे न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट अलग अलग होगी। तो यदि हम आर एन की बात करें, स्मॉल एन, तो इसका मतलब होगा कि हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अब हम बोहर रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए यह ध्यान देंगे कि एक तो हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होती है। अब यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है और वह r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस वेलोसिटी क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी v है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाएगा, mv² होगा। यह जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वह इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे हम कूलाम बल से कैलकुलेट करते हैं, वह इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब जो कूलाम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस पर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है कितना प्रोटॉन है, वहाँ एक प्रोटॉन है, तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर होगा Z=1 हो जाएगा, तो वहाँ पर प्रोटॉनों नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होगा। और प्रोटॉन पर भी चार्ज कितना है, स्मॉल ही है, और इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज स्मॉल ही है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मीन 1.6 10⁻⁹ कूलम प्रोटॉन पर चार्ज होगा और -1.6 10⁻⁹ कूलम कहाँ पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर। तो जब E² कर देंगे तो यहाँ सिंबल हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो कूलम फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। Q1 प्रोटॉन पर आवेश E और Q2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 E²/r²। यहाँ ε0 या ε0 क्या होगा, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये परमिटिविटी होती है। तो ये दोनों क्या होंगे, यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ से हम mv² 1r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से mv² = 1/4πε0 E²/r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, k = 12 mv² होगी। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और v क्या होगा, वेलोसिटी होगा। यहाँ से हम mv² की वैल्यू पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम mv² की वैल्यू पुट करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² की वैल्यू पुट कर दिए तो 1/4πε0 E²/r ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8, k = काइनेटिक एनर्जी होगी 1/8πε0 E²/r। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो निगेटिव होगी, -1/4πε0 E²/r। अब जो टोटल एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन की, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस के कारण उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, या अट्रैक्शन के कारण उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। ये दोनों एनर्जी क्या होंगी, सम होंगी। दोनों एनर्जी को हम क्या कर देंगे, यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर है, इसलिए एक साइन क्या है, नेगेटिव है। अब दोनों एनर्जी को ऐड कर देते तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वह E क्या होगी, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है, ई इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर एंड दिस द इक्वेशन नंबर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को हम क्या करेंगे, यहाँ जो आर क्या है, यह बोर रेडियस है। अब यहाँ आर की वैल्यू अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग है। हम बोर रेडियस कैलकुलेट कर लिए हैं। बोर रेडियस क्या कैलकुलेट किए हैं, हमको पता है nth ऑर्बिट की जो रेडियस आर की जो है वो एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर एंड एन स्क्वायर। जो रेडियस होती है वो ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने वीडियो में अपलोड किया है, इसको आपको डिराइव करना आना चाहिए। यहाँ आप इसको लर्न करके रखेंगे कि जो आर होगा वह nth ऑर्बिट के लिए है एप्सिलॉन 0। ये वैल्यू उठा करके इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो यहाँ से और सॉल्व करते हैं तो ई एन इक्वल टू nth ऑर्बिट के जो एनर्जी होगी वो माइनस me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। यह क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। ई क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, एच की वैल्यू। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ई एन है वह निगेटिव वैल्यू होती है, एन स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो ई एन की निगेटिव वैल्यू क्या होगी, यहाँ निगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगा। इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिट में चलेंगे, आउटर साइड जाएंगे, के के बाद एल फिर एम फिर एन, एन की वैल्यू 1 2 3 4 करेंगे तो हम अंदर से बाहर के एल एम एन, तो के की कम होगी एनर्जी, एल की ज़्यादा एनर्जी होगी, एम की और एनर्जी और एन की। इस प्रकार एनर्जी कंटिन्यू इंक्रीज होती जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो निगेटिव क्यों होती है। निगेटिव एनर्जी यह शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से स्ट्रांग बॉन्ड के द्वारा क्या रहता है, अटैच रहता है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एक्सेस एनर्जी क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा एटम को, तभी यह इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के से बाहर आएगा, एटम से बाहर आएगा। तो यहाँ से ई एन इक्वल टू हम सभी ये कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू की सभी को वैल्यू पुट किया, कांस्टेंट वैल्यू को पुट करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो जो पहले एन इक्वल टू 1 रखें, तो जो एन इक्वल टू 1 रखें, एन के स्थान 1 रखें, तो जो पहला ऑर्बिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है किसकी, एनर्जी की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यदि जूल में आता है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि एन की वैल्यू हम 2 कर दें तो 2 स्क्वायर, तो E2 की वैल्यू का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 की वैल्यू 3 स्क्वायर करेंगे तो -1। तो यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि एनर्जी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन आ सकता है या सेकंड या थर्ड के लिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है निगेटिव होती है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसको एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्या है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट चैनल के लिए दीजिए। थैंक यू।